चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे हैं आप लोग सभी लोग। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने पिछली वीडियो जो 2 वीडियो मैंने डाली थी, एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डाली थी और पी ब्लॉक के बेसिक और लॉजिक कंसेप्ट मैंने डाली थी, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। अगर जो चीज़ें मैं यहाँ पर समझाऊँ वो चीज़ें समझ में ना आए तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करना और जाकर पिछली 2 वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना। जब तक आप उन्हें नहीं समझोगे तो ये नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और इसमें कुछ लॉजिक और फैक्ट होंगे। फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे और लॉजिक तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया है और इधर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक को। और पी ब्लॉक का हमें पता है कि पी ब्लॉक होता क्या है। किसी भी परमाणु का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर पी कक्षक में या पी ऑर्बिटल में जाता है तो उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। आया समझ में। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का अगर पी कक्षक में जाता है तो उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक, यानी कि उसे हम पी ब्लॉक में रखते हैं। तो पी ब्लॉक हमारा होता है 13 से लेकर 18 तक, जिसके अंदर हमने यानी कि जो 13 और 14 है वो 11th क्लास के अंदर दिया गया है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। हमारे 12th क्लास के अंदर वर्ग 15 या ग्रुप 15 से स्टार्टिंग है तो हम ग्रुप 15 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ये भी बता दीजिए कि आप में से कितने 12th क्लास के हैं। अगर आप 12th के हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं 12th में हूँ। और इसमें से कितने बच्चे 11th क्लास में हैं। अगर कोई बच्चा 11th में है, अगर वो ये चाहता है कि सर मुझे 11th क्लास का पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे सर कमेंट यानी कि जो केमिस्ट्री है वो 11th क्लास की पढ़नी है, ठीक है ना, जिससे मैं 11th क्लास पर भी फोकस करूं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए मैंने अभी बताया आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाएगा तो वो पी ब्लॉक के तत्व होंगे, ठीक है ना। हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिया था, किस प्रकार निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अपना यानी वर्ग 15 में सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कौन कौन से तत्व हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ। इसे याद करना है, ठीक है ना। और याद करने का एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। देखिए एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि वो स्टोरी क्या है, मेरी एक फ्रेंड्स की है, ठीक है ना। उसका क्या हुआ, एक दिन ब्रेकअप हो गया अपनी गर्लफ्रेंड से। तो वही उसने क्या किया, जाकर के एक बोतल ली दारू की और चला गया अपने फैमिली के बीच में और पीने लगा। मैंने कहा उससे, क्या कहा, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। मैंने क्या कहा उससे, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। तो आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है, क्या, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। याद हो जाएगा, ना पी ऐसे सबके बीच। तो यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आगे समझ में। चलिए अब हम इनका ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और 2 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बाकियों का अंदाजा लगा लेंगे हम, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता चुका हूं। अगर वो नहीं देखा तो जाकर देखिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। कितने हो गए, 2 2 4 3 7। आगे बात समझ में। अगर फास्फोरस का निकालें तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। तो इसको देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना देख लेते कितने हो गए, 2 4 6 10 2 12। हमारे पास कितने हैं, 15। तो लास्ट में क्या आएगा, 3। तो यहीं से एक अंदाजा लगा लेंगे, मोटा अंदाजा लगा लेंगे, क्या कि आप इनके आखिरी कोश को देखिए, ठीक है ना। आखिरी कोश में क्या हो रहा है, इसमें 2s है, इसमें 3s है, इसमें 2p है, इसमें 3p है। तो देखिए s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें भी s में 2 जा रहे हैं, इसमें p में 3 जा रहे हैं, इसमें भी p में 3 जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ है उसके अंदर हम अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन लिखना चाहें, ठीक है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे अंतिम कोश का, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 आ गया। अब नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4s2 4p3, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 5s2 और 5p3। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 5s2 5p3,
तो आया समझ में अच्छी तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो जाइए, इस वीडियो को इधर ही रोकिए और उस वीडियो को देखिए जहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो एक और चीज़ समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने समझा। और एक बात देखिए, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि क्या कॉमन है कि जो एस कक्षक है वो पूरी तरीके से भरा है सभी में। जो बाहरी कक्षा का जो एक्स कक्षक है पूरी तरीके से भरा है और पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सभी में 3 जा रहे हैं। तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, देखिए NH2NP3। तो यहाँ पे N किसी भी परमाणु की क्या है, कोषों की संख्या है, यानी जो अलग चेंज होती है परमाणु के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये गलत लिख दिया, आपने कमेंट में नहीं बताया होगा जरूर। ठीक है ना, यहाँ पे 6 आ गया समझ में। तो देखिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, NH2NP3 आ गया समझ में। चलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी कि अगर आपने इसका अच्छी तरीके से कंसेप्ट और लॉजिक समझ लिया ना, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन जो दिखाई दे रही है आपको, ये नाइट्रोजन क्या होता है, N2 के रूप में पाई जाती है। यानी जब भी हम कभी भी अगर रिएक्शन करेंगे कोई भी, तो वहाँ पे हम N की 2 परमाणु लेंगे यानी कि N2 लेंगे और P हमारा P4 में पाया जाता है, यानी P4 के फॉर्म में पाया जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, यानी ठीक है, जो कि हमारे वातावरण में बहुत है। ठीक है ना, 78% तक क्या है, हमारी नाइट्रोजन है। और फॉस्फोरस P4 इसको रूप में लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है वो कैसे हैं, अधातु है। इसके बाद ये जो लिखे हैं आर्सेनिक और एंटीमनी वो क्या है, उपधातु। और Bi क्या अपना टिपिकल धातु। ठीक है ना, आप समझिए टिपिकल धातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। उपधातु वे होते हैं जिसमें थोड़े धातु के गुण होते हैं, कुछ क्या होते हैं उपधातु के अधातु के गुण होते हैं। आए समझ में। उपधातु क्या होते हैं, जिसमें अधातु और धातु के गुण पाए जाते हैं, वो होते हैं उपधातु। ठीक है ना। और यहाँ पे टिपिकल धातु का क्या मतलब है, टिपिकल धातु का मतलब है, आपने 10th क्लास में धातु की जो प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी है, यानी कि जब भी किसी धातु को पीटा जाता है, यानी कि उस पर आघात किया जाता है, तो एक चद्दर की तरह फैल जाती है। ठीक है ना। और क्या होता है, जब उसे ताना जाए तो उसकी यानी वो तन भी जाती है, यानी उसमें तन्यता का गुण होता है और आघात वर्धक का गुण होता है। ठीक है। अगर इस वाली यानी कि विस्मित को, यानी जो टिपिकल धातु है, अगर इसमें अगर कुछ भी दिया जाएगा ना, इसमें मार दी जाएगी ना, ये तो चकनाचूर हो जाएगा। किस प्रकार, जैसे कि हमारे पास जो नमक होता है, नमक की डेली होती है, उसके अंदर अगर हम किसी पत्थर से या किसी हथौड़ से उसे फोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो वही होती है हमारी क्या, टिपिकल धातु। आगे समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद जो बेसिक में मैंने जो कुछ चीज़ें बताई थी, क्या क्या बताया था, परमाणु त्रिज्या बताई थी, परमाणु का आकार बताया था, और क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत ऋणात्मकता बताई, जैव बताया और बहुत सारी चीज़ें बताई। जाकर तुरंत देखो ना। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं इसके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक तरह से इनकी प्रॉपर्टीज कर लो या गुण समझ लो, उन्हें देखेंगे। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। अगर आप नए हो, इसमें से अगर कुछ स्टूडेंट नहीं हैं, उस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। कंप्लीट हम P ब्लॉक कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी जो यानी एक भी कह सकते हैं कि एक भी टॉपिक हमारा नहीं रहेगा। आगे समझ में। चलिए इसके आगे हम करते हैं। अब इसे देखिए, मैंने आपकी बुक में से यानी कि जो NCERT की केमिस्ट्री की बुक है उसमें से ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। ठीक है ना। एग्जैक्ट डाटा है उसका, मैंने जैसा किताब में दिया है उस तरीके से मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में परमाणु त्रिज्या इस तरीके से समझाई है, आयनिक विभव क्या होता है अच्छी तरीके से समझाया है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है वो भी अच्छी तरीके से समझाई है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो जाकर प्लीज़ उन वीडियो को देखिए। तो चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होता है, यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी 70, इसकी 110, 121, 141 और इसकी 148। तो इसमें क्या हो रहा है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है। तो मैंने पहले भी बताया था। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसमें क्या है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। यानी जैसे नाइट्रोजन हमारा ये
तो इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं? 2। अभी अभी बताया था इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है इसका 2s2 2p3, इसका 3s2 3p3, इसका 4s2 और 4p3, 5s2 5p3 और इसका होता है 6s2 6p3। तो आप इसके अंदर देख रहे हो क्या हो रहा है, इनमें कोषों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो नाइट्रोजन के अंदर अधिकतम कोष कितने हैं? 2 हैं। तो इधर देखिए एक कोष और 2, यानी और फास्फोरस में कितने हैं? 3, 1 2 3। आर्सेनिक के अंदर कितने हैं? 4, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार देखिए एंटीमनी में कितने हैं अपने? 5, 1 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार अपना बिस्मिथ में कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप ये देखिए जिस प्रकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो आप ये देखिए कि नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी धीरे 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 क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो आकार होगा वो भी बढ़ेगा। परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। आगे समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि परमाणु की त्रिज्या यहाँ पे 70 है, 110 121 141 148। आगे समझ में, चलिए आप समझते हैं घनत्व। अब घनत्व भी क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वो भी बढ़ता जाता है। अब वो क्यों बढ़ता जाता है? घनत्व डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, ठीक है ना। मतलब घनत्व कैसे निकालते हैं? घनत्व हम निकालते हैं यानी कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है ना। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा। तो देखिए कैसे, आप ये देख रहे हैं जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं वर्ग में तो वहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इससे क्या हुआ, वो परमाणु में वजन ज़्यादा हो गया, यानी कि उसका द्रव्यमान अधिक हो गया, लेकिन आयतन भी साथ साथ में बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान की तुलना में आयतन कम बढ़ता है, ठीक है ना। आया बात समझ में? द्रव्यमान क्या हो रहा है? अधिक बढ़ रहा है, और आयतन कैसा हो रहा है? कम बढ़ रहा है। तो भाई जहाँ पर द्रव्यमान अधिक होगा वहाँ पर घनत्व भी कैसा होगा? अधिक होगा। आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जब इस साइड जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जाते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, तो हमारा घनत्व कैसा होता है? बढ़ता जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपका? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में अभी बताएं, ठीक है ना। जितना ईमानदारी से आप बताओगे मुझे लगेगा हाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप सबके साथ बैठे हो, आवाज़ कर रहा है कोई, तो वहाँ से उठिए, अकेले में जाइए, ईयरफोन लीजिए और कान में लगाइए और शांति वातावरण में इस वीडियो को देखो, ठीक है ना। बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस आपका थोड़ा सा कीमती समय मुझे चाहिए और आपके ये सारे लॉजिकल टॉपिक जितने भी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए घनत्व समझ लिया, परमाणु त्रिज्या समझ ली, अब समझते हैं गलनांक। अब भाई गलनांक क्या होता है? तो गलनांक होता है किसी चीज़ को गलाना, ठीक है ना। एक नीचे लिखा है क्वथनांक। क्वथनांक का क्या मतलब होता है? उबालना। यानी कि गलना का मतलब किसी, यानी कोई ठोस है उसे द्रव में बदलना, ठीक है ना, उसको गलाना। और क्वथनांक का मतलब क्या है? एक तरह से उसको उबाल करके उसे गैस में परिवर्तित करना। आगे बात समझ में? तो याद रखना कि गलनांक और क्वथनांक, आपको पता है किसी भी धातु की बात कर रहा हूँ, उसका गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन से जब बिस्मिथ की ओर जाते हैं अपन, तो क्या हो रहा था हमारे पास, यानी जो नाइट्रोजन थी वो गैस थी, उसके बाद ये क्या था? अपने सॉलिड था, जिसका ये उपधातु थी, उसके बाद क्या था? ये टिपिकल धातु थी। यानी कि ये कहने का मतलब ये है जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता जाता है। जहाँ धातु का गुण बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या होगा? गलनांक भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में? और क्वथनांक में भी क्या हो रहा है? क्वथनांक में भी क्या होगा? वृद्धि होगी जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एरो का निशान यहीं पे रोक दिया और यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो गायब ही हो गया ना। अभी आप ये कहोगे सर आपने बताया कि ऊपर से नीचे आने पर गलनांक और क्वथनांक क्या उससे होते हैं? उच्च होते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है? यहाँ पे 904 हो गया, फिर से भी कम हो गया।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आर्सेनिक के बाद जब एंटीमनी में जाते हैं और एंटीमनी के बाद बिस्मिथ में जाते हैं तो यहाँ पे दो लोगों का होता है स्वागत। वो कौन से हैं? वो है डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, ठीक है ना। आपने उस चीज़ का नाम सुना है क्या? नेंथिना संकुचन और एक्टिना संकुचन, वो यहीं पर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो क्या होता है? कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। उसको भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। शील्डिंग प्रभाव क्या होता है? जैसे कोई परमाणु, इधर ही देखो, ये परमाणु है, ठीक है। बाह्यतम कोश पर नाभिक का क्या है? प्रभाव है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जैप कहते हैं। क्या कहते हैं? जैप। आई बात समझ में? नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होता है, उसे हम कहते हैं जैप, ठीक है। और भाई इस प्रभाव को आंतरिक कोश क्या करते हैं? कम करते हैं, रोकते हैं। इसी प्रभाव को, इस प्रभाव को रोकने के प्रभाव को हम कह रहे हैं क्या? शील्डिंग इफेक्ट। आगे समझे? यानी उससे शील्ड कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं उससे, ठीक है। जिससे क्या होगा? वो जैप कैसा होगा? कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आ रहे हैं उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, वो होता है कम, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है? जैप होता है वो क्या है? अपने बाह्यतम कोश पर अधिक पावर लगाता है और उसे अपनी ओर आकर्षित कर देता है। उसकी वजह से उसका आकार छोटा हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो इस वजह से इनके जो गलनांक हैं वो यहाँ से क्या है? थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन क्वथनांक में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है जितना यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ देखो एक तरह से सेम टू सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्वथनांक और गलनांक हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर, किसमें? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हम इसे, जो हमारा गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं? कम होते हैं, अगर थोड़े से इसको देख लिया जाए तो, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आ गया? यहाँ पे क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक का प्रवेश हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। आयनन विभव। आयनन विभव के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो जा करके देखिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से आपको ये बताया कि आयनन विभव क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए आयनन विभव क्या होता है? जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जितनी पावर की ज़रूरत होती है या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन विभव। आगे समझ में? अब ये बताइए, जब हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आकार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। आकार बढ़ेगा तो मैंने ही बताया था कि जैप भी कैसा होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि देखो इनके बीच में ये क्या आ गई? लेयर आ गई, यानी ये कच्छ आ गई, ये वाली देखो बीच में। इससे क्या हो रहा है? जो नाभिक का प्रभाव अपने बाह्यतम कोश पे है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। आकार का मैंने ये बताया था, जो आकार होता है और जैप होता है, ठीक है ना। जैप का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। अगर आकार अधिक होगा तो जैप कम होगा और जैप अधिक होगा तो आकार कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या हो रहा था? आकार बढ़ता जा रहा था वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, इस वजह से आयनन विभव भी कैसा होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैप कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। अब देखिए, अगर ये जैप यानी कि जो नाभिक है अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ा तो इसे निकालना आसान होगा ना, बहुत ही आसान होगा। तो आयनन विभव क्या होगा? जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? कम होता जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी कम, यहाँ पे थोड़ी कम, कम कम, ठीक है ना। तो आगे समझ में, अगर जैप कम होगा तो आयनन विभव भी कम होगा। मैंने उस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि जैप अगर समझ में आ गया तो सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आगे समझ में? चलिए अब पढ़ते हैं अपन विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। तो भाई अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इसे समझिए, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। अब मुझे पता है बहुत आलसी लोग हो, आप उस वीडियो को देखोगे नहीं, यहीं पे समझोगे। तो देखिए क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि दो तत्वों के बीच जो सहसंयोजी बंध बनना है, और जो सहसंयोजी बंध के लिए जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किए थे और कहा था कि भाई हम दोनों आपस में शेयरिंग खेलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तू दे एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, और आपस में बंध जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। लेकिन क्या होता है कि जो फ्लोरीन है उसके पास क्या होता है? प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, बेचारे हाइड्रोजन के पास कम होते हैं, यानी कि इसके पास
9 प्रोटॉन होते हैं और इसके बाद बेचारे के पास एक ही प्रोटॉन होता है। इसकी वजह से इसका जैप अधिक हो जाता है। जैप अधिक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो क्या होता है, ये जो जैप है यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जैप अधिक होने से थोड़ा सा इधर ये अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे पार्श्व ऋणात्मक आ जाता है और इस पे पार्श्व धनात्मक होता है, ठीक है ना, या डेल्टा प्लस कह लो इसे या डेल्टा माइनस कह लो। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसके अंदर माइनस आता है और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे समझ में। अब देखो इधर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है या उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसे ही हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ये सब काम का आता है किस पर, जैप पर। अगर जैप अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन को पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है, जैप कम होता है। अगर जैप कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी, वो भी कम होगी। तो आगे बात समझ में, चलिए आपको अच्छी तरीके से ये चीज़, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रही है और नाइट्रोजन अपने पूरे वर्ग में एक अलग व्यवहार करता है, इसलिए हम इसे नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे वर्ग 15 के नाम से भी जानते हैं और ग्रुप 15 के नाम से जानते हो, समूह 15 कह लो या नाइट्रोजन परिवार कह लो। आगे समझ में, सारी चीज़ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी, ठीक है। अब जो आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। हाँ, और एक और बात, अगर आप जब भी क्लास के अंदर आए तो अपने लिए एक रजिस्टर रखें, एक पेन रखें और जो चीज़ें मैं बताता चलूँ उसे नोट करते चलें और जो भी मैं कराऊँ उसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लिया करो, ठीक है ना। नहीं तो बाद में आराम से लिख लो। आगे समझ में, अगर आप वीडियो पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी आपके चाहने वाले हैं ना उनको वीडियो शेयर कर दो, जिससे वो भी बेचारे इस वीडियो को देख सकें और फ्री क्लास का आनंद उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।